अगर आप ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये नहीं दिखा पाते, तो आपकी सीट ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दी जाती है। और अगर इसमें गलती आप करें तो ये सुधार भी नहीं हो पाता है, संपूर्ण चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है जहां मिलेगा। अदरवाइज अगर ये सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पाए तो फिर एडमिशन नहीं मिलता है और आपकी सीट कैंसिल करके पहले 3 राउंड की काउंसलिंग से बाहर करके चौथे राउंड में भेज दिया जाता है, जो कि स्पेशल राउंड होता है। और मुख्य राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो मात्र 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। तो इसका ये जो मिस्टेक है, अगर आपका डिटेल्स मैच नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी हो पाता है ना। तो यहाँ जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने की जो शुरुआत होती है वो फॉर्म भरने से लेकर के होती है। और फॉर्म में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं और ज्यादातर परीक्षाओं में आपको उनमें करेक्शन करने का मौका दिया भी जाता है, जीकअप पे भी दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो बच्चों से जीकअप का फॉर्म भरने के टाइम पे हो जाता है, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के टाइम पे हो जाता है। और आपको करेक्शन का चांस मिलने पे भी वो आपको पता नहीं चलता कि हमसे मिस्टेक हो गई है। और जब आपको पता चलता है तब तक या तो आप इलिजिबल नहीं होते कि आप एडमिशन ले सके, या तो आप एडमिशन लेना नहीं चाहते फिर उसके बाद, या आपको जीकअप खुद ही एडमिशन नहीं देता, आपको रिजेक्ट कर देता है। क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको फॉर्म को फिल करना है, उसकी पूरी डिटेल आज के इस सेशन में मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये वीडियो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का फॉर्म भरने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म। और उन सभी बच्चों तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो निसंदेह वो बिना मिस्टेक के अपना फॉर्म भर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के 3 स्टेप है। सबसे पहला तो फॉर्म भरना, फॉर्म भरोगे, सबमिट करोगे उसको, तभी तो आगे यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, है ना। तो एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड के साथ ही आपके क्या होंगे, एग्जाम होंगे। और एग्जाम होने के बाद आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा। आप अपने मन पसंद के यहाँ पर कॉलेज चुनेंगे जो आपको पसंद होगा, जहां आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये 3 स्टेप्स होंगे आपके यहाँ पर एडमिशन में। और यहाँ पर जो गलतियां हैं वो फॉर्म भरते समय, अगर वीडियो देख रहे हैं, फॉर्म भरने से पहले देख रहे हैं या फॉर्म भरने के जस्ट बाद देख रहे हैं, तो आपको यही पता चल जाएगा। या तो एडमिट कार्ड रिलीज होने के टाइम पे पता चलेगा, या तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको पता चलेगा। आइए मिस्टेक नंबर 1 की बात करें, ग्रुप सिलेक्शन, है ना। तो आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक में ग्रुप वाइज फॉर्म भरा जाता है। जैसे बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि जो बच्चे 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 साल में जो डिप्लोमा ले रहे हैं, वो 2 साल में भी डिप्लोमा लिया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे 2 साल वाले डिप्लोमा में फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें यहाँ पे फॉर्म भरते समय ही ये सिलेक्ट करना है कि हम 2 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं। और ऐसे में वो 3 साल का फॉर्म भर करके और फिर ग्रुप ए का फॉर्म भर देते हैं और वहां पे 3 साल के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, 2 साल के लिए नहीं। ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे ग्रुप के में अप्लाई कर देते हैं, बट उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। 2 साल के चक्कर में फिर पता चलता है कि यहाँ पे ग्रुप ए का फॉर्म भरना था उन्हें, और वहां पर वो मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे ही जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उन्हें बस पता है कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है, उन्हें अलग ग्रुप का फॉर्म भरना था, तो वो भी मिस्टेक कर देते हैं और उनसे भी यहाँ पर गलती हो जाती है। तो इसी प्रकार हम बता दें आपको, जो यूपी पॉलिटेक्निक है वो ABCDEFGH I और के और एल ग्रुप में फॉर्म यहाँ पे फिल करवाता है। ए ग्रुप में जो फॉर्म फिल होते हैं वो 3 इयर्स के इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स होते हैं। जो ग्रुप बी होता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है। सी ग्रुप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है। ई ग्रुप आपका फार्मेसी से रिलेटेड होता है, जिसमें E1 और E2 ग्रुप में फॉर्म भरा जाता है। इसमें मैथ्स का अलग ग्रुप होता है और बायोलॉजी का अलग ग्रुप होता है। इसी प्रकार जो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो ग्रुप आई का फॉर्म भरते हैं। जो होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं वो ग्रुप एच में फॉर्म भरते हैं। और इसी प्रकार आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो ग्रुप एल में फॉर्म भरते हैं। जो बच्चे 2 साल का इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं वो ग्रुप के में यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने एक इंडिविजुअल वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वो जाकर के आप सभी देख लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। क्योंकि ग्रुप बी का फॉर्म तो 10th लेवल पे होता है, लेकिन एक स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है इसकी कि जो 10th होना चाहिए वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। पिछले साल ऐसा एक बच्चे के साथ हो गया कि वो एग्जाम भी दे दिया होता है और काउंसलिंग के टाइम पे जब वो एडमिशन लेने जाता है, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो पता चलता है कि उसका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं था 10th में और इस वजह से वहां पे उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ग्रुप सिलेक्शन जो है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने के बाद ही यहाँ पे फॉर्म भरिएगा। जैसे ग्रुप के में भी बात करें तो यहाँ पर आपका 12th का बच्चा भी एलिजिबल होता है और आईटीआई का भी बच्चा एलिजिबल होता है। 12th वाले के लिए कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, किसी भी ग्रुप में भर सकता है, सिविल के लिए भर सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब आपको स्टार्टिंग में ही भरना होता है। K1 सिविल के लिए भरना होता है, K2 इलेक्ट्रिकल के लिए, K3 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, K4 मैकेनिकल ब्रांच के लिए, K5 CS एनआईटी यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। इसी तरह से K6 K7 आपका फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइल से संबंधित है। ठीक है, वहां से K6 प्रिंटिंग और आपका K7 K8 जो है फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल से संबंधित है। ये फॉर्म आपको भरने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो किसी बच्चे कोई अगर आईटीआई फिटर ब्रांच से किया हुआ है तो यहाँ पर फिटर बच्चा सिर्फ K4 ब्रांच का फॉर्म भर सकता है, मैकेनिकल ब्रांच का, इसके अलावा अन्य ग्रुप का फॉर्म नहीं भर सकता वो अगर के ग्रुप से एडमिशन लेना चाहता है। तो अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पर आईटीआई किया हुआ है तो वो वन एंड वनली के ग्रुप में K2 ग्रुप का फॉर्म भर सकता है और अनदर कोई ग्रुप का फॉर्म यहाँ पे 2 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। तो ये है ग्रुप सिलेक्शन जो कि आपको स्पेशल ध्यान रखना है, अदरवाइज मिस्टेक यहीं पे होगी तो फिर आगे आपके लिए दिक्कत होगी। और इसमें अगर आप मिस्टेक करेंगे, करेक्शन अगर आप करेक्शन के टाइम पे जान भी गए कि ये मिस्टेक हुई है हमसे, तो इसके लिए आपको चार्ज देना होगा, चार्ज किया जाएगा इस करेक्शन के लिए आपको। जब भी आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कैटेगरी सिलेक्शन। कैटेगरी में क्या होता है, बच्चे अपने नाम के अकॉर्डिंग अपने जो भी उसका जाति होता है, जैसे यादव है तो उसके अकॉर्डिंग वो ओबीसी भर देता है। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस में उसे पता है कि ईडब्ल्यूएस बन जाएगा तो ईडब्ल्यूएस फॉर्म भर देता है। लेकिन हम बता दें, यदि कैटेगरी का मतलब है रिजर्वेशन, यदि आप कैटेगरी भरते हैं और रिजर्वेशन ले लेते हैं और काउंसलिंग के टाइम पे आप वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं तो आपको वहां से एडमिशन कैंसिल करके वापस कर दिया जाता है और आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता है। जैसे अगर कैटेगरी की बात करें तो इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सिलेक्शन करने के लिए आपको मिलता है। अब देखिए ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में यदि आप इनमें से कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना पड़ेगा। इसलिए आप अगर इनमें से कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हो तो उसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट यानी कि 1 साल के अंदर का बना हुआ लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके नाम से होना चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज अगर ये सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पाए तो फिर एडमिशन नहीं मिलता है और आपकी सीट कैंसिल करके पहले 3 राउंड की काउंसलिंग से बाहर करके चौथे राउंड में भेज दिया जाता है, जो कि स्पेशल राउंड होता है। और मुख्य राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो मात्र 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। तो इसका जो ये जो मिस्टेक है वो आपको नुकसान देता है डायरेक्ट काउंसलिंग में। मतलब आप फॉर्म भरे, तैयारी किए, परीक्षा दिए और काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्शन और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका सब कैटेगरी सिलेक्शन। बच्चे फॉर्म भरते समय क्या करते हैं, उनके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है मिलिट्री पर्सन का, उनके पास ऑप्शन होता है फ्रीडम फाइटर का, स्वतंत्रता सेनानी का, उनके पास ऑप्शन होता है हैंडीकैप्ड का, पीएच का। तो क्या करते हैं भाई, स्वतंत्रता सेनानी शब्द देखकर बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। मिलिट्री पर्सन देख करके सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। आप मिलिट्री में किसी बच्चे के परिजन है तो वो सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि अगर वो मिलिट्री सिलेक्ट कर रहा है तो उनके पिता के बटालियन या जो भी उनका ऑफिशियल अधिकारी, जो भी ऑफिसर होंगे, उनके द्वारा आपका ये आपके नाम से सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए, जो कि आपको प्रस्तुत करना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और अगर आप ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये नहीं दिखा पाते, तो आपकी सीट ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दी जाती है। और अगर इसमें गलती आप करें तो ये सुधार भी नहीं हो पाता है, संपूर्ण चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। चाहे मेन राउंड काउंसलिंग हो, चाहे आपकी स्पेशल राउंड काउंसलिंग हो, दोनों ही राउंड से ये बच्चे बाहर आ जाते हैं। सेकंड मिस्टेक है ये आपका। थर्ड मिस्टेक पे आते हैं, पर्सनल
डिटेल। पर्सनल डिटेल में स्टूडेंट्स आप सभी को ध्यान रखना है आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे माता के नाम से ज्यादा तो अंतर नहीं होता, लेकिन आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब क्यों ध्यान रखना है? चूंकि सब कुछ यहाँ पर आपका आधार बेस्ड होता है। क्या बेस्ड होता है? आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड होता है। तो अगर आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड होता है आपका, तो यहाँ पर आधार बायोमेट्रिक जो है सेम रखना है, अपना डेटा सेम रखना है, नाम सेम रखना है, अपने डिटेल सेम रखने हैं। आपके पिता का नाम किसमें किसमें? आधार में भी वही डिटेल होना चाहिए जो 10th में हो, और जो 10th में हो वही आपके फॉर्म में होना चाहिए। तो फॉर्म में 10th के आपके डिटेल्स और आधार के डिटेल्स ये तीनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10th में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आपका आधार में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, आपका अन्य सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, कुछ और डेट ऑफ बर्थ है। अगर मिस्टेक है तो उसको आप अभी सही करा लीजिए, अदरवाइज आपको कोई चांस, कोई मौका वहां पे नहीं दिया जाता है। और आधार, अगर आपका आधार यहाँ ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता, आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हो जाता आपके आधार से, तो आप अपना एडमिट कार्ड भी नहीं जारी कर पाओगे। और ऐसा नकल पर रोक लगाने के लिए किया जाता है ना। तो यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल्स में अगर आप दिक्कत करते हैं तो क्या होगा? आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। ये मिस्टेक का आपको खास ध्यान रखना है और इसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर क्या होता है? कई बच्चे अपने खुद से सेल्फ जो है फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं, और ज्यादातर नए बच्चे फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं या दुकान पे साइबर कैफे से जाकर के जो नौसिखिए हैं उनसे फॉर्म भरवा लेते हैं। और क्या होता है, जब साइज का ध्यान नहीं रखते हैं फॉर्म में, और कुछ स्पेसिफिकेशंस का ध्यान नहीं रखते, जैसे आपके फोटो की साइज क्या होनी चाहिए जो अपलोड होने वाली है, बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए, ठीक है, चेहरा आपका क्लियर होना चाहिए, 70% चेहरा आपका दिखना चाहिए, गॉगल पहन करके फोटो नहीं आपको लेना है। ऐसे कुछ मुख्य पॉइंट्स आपको फोटो जब अपलोड करने का मौका आएगा उसके बगल में ही लिख कर दिया जाता है, और इसका खास आपको ध्यान रखना होता है। इंस्ट्रक्शन में लिख कर मिलता है और सिग्नेचर का। तो इसमें क्या होता है, अगर आप गलत या फिर मिस्टेक इसमें करते हैं फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडिंग में, तो ये फिर आपका रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं हो पाता है ना। तो जब आप एडमिट कार्ड यहाँ पे जाते हो निकालने, तो फिर कहता है कि भैया तुम्हारा तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर ही अपलोड नहीं था, तो तुम्हारा एडमिट कार्ड हम जारी नहीं कर पाए हैं, और आप यहाँ पर जाकर के इसको सही कर लीजिए। अच्छा, रिजेक्ट कब करता है? जब आपका करेक्शन का टाइम दिया जाता है, करेक्शन का जब विंडो आता है ना, जब करेक्शन का विंडो दिया जाता है उसी समय आपको यहाँ पर ये रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, और डिस्क्रिपेंसी लिख करके आ जाता है, और आपका यहाँ पर रेड कलर में लिख देता है कि आपके फोटो की साइज ज्यादा है, या फोटो में आपने चश्मा पहन रखा है, या फोटो में कोई और दिक्कत है, या सिग्नेचर आपका क्लियर नहीं है। या सिग्नेचर क्या होता है कि बच्चे किसी जिस पेज पे सिग्नेचर कर रहे हैं 4 शीट पे, वो पूरा शीट स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। आपको सिर्फ वो पार्ट अपलोड करना है जितने पार्ट में आपका सिग्नेचर है, अदरवाइज ये भी दिक्कत करेगा, एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा, और फिर आप कहीं भी भटकते रह जाइए, आपको एडमिट कार्ड मिल ही नहीं पाएगा, तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे पॉइंट का, कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा इन यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका फेंका हुआ है मोबाइल नंबर, या आप यूज नहीं करते हैं, आप साइबर कैफे वाले के पास गए फॉर्म भरवाने के लिए, उसका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डलवा दिए। ये नहीं करना है, ये आपका इन यूज होना चाहिए और पर्सनल होना चाहिए, या आप अपने पेरेंट्स का डलवा लीजिए, है ना। ये पर्सनल आपके नंबर एंड ईमेल आईडी आपका यहाँ पर मेल आईडी होना चाहिए। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि फॉर्म आप जो भरेंगे ना, उस फॉर्म की स्टार्टिंग ही आपकी ओटीपी बेस्ड होगी। कैसी बेस्ड होगी? ओटीपी बेस्ड होगी। यानी फॉर्म भरने से लेकर के आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर के काउंसलिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया ओटीपी आधार पे होगी, और ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। कई बार ईमेल पे नहीं रिसीव होता है, मोबाइल पे होता है, कई बार मोबाइल पे नहीं रिसीव होता है, ईमेल पे होता है। दोनों एक्टिव होना चाहिए, दोनों इन यूज होना चाहिए, दोनों पर्सनल होना चाहिए, या अपने पेरेंट्स का डालिए जो इन यूज हो। ऐसा नहीं है कि किनारे फेंका हुआ है, उसमें कई महीनों से रिचार्ज नहीं पड़ा हुआ है, लाओ यही नंबर डाल देते हैं। लॉगिन नहीं कर पाओगे, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा, ठीक है, और आगे की काउंसलिंग भी नहीं होगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी राज्य की पात्रता। इसमें क्या होता है, बच्चे अगर गलती करते हैं तो जो यूपी के हैं वो पहले मुख्य चरण की 3 राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, और सीधे चौथे में मौका दिया जाता है। जो
यूपी के बाहर के हैं वो अगर इस पॉइंट पे गलती करते हैं तो वो पहले 3 में काउंसलिंग कर तो पाते हैं लेकिन डीवी में उनको रिजेक्ट करके बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो यूपी मिलता है और दूसरा अदर देन यूपी मिलता है ना। यानी कि या तो आप यूपी के रहने वाले हैं या अदर देन यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ पर डोमिसाइल यानी कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो तो आपको देना ही पड़ता है। इसके साथ साथ इनका एक और यहाँ पर जो है चीज चेक करते हैं कि आपका 10th जो है वो भी यूपी से होना चाहिए। यानी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका यूपी से होना चाहिए, 10th जो है यूपी से होना चाहिए। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो काउंसलिंग होती है मुख्य चरण की 3 काउंसलिंग, उसमें मात्र उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही सबसे पहले मौका दिया जाता है और उसके बाद अन्य राज्य के छात्रों को मौका यहाँ पर दिया जाता है। तो जो बच्चे यूपी के हैं वो इसमें गलती अगर करते हैं तो मुख्य चरण की काउंसलिंग से 3 राउंड से बाहर हो जाते हैं और 3 राउंड में ही आपके ज्यादातर जो अच्छे कॉलेज हैं और उनकी जो सीटें हैं वो फिल हो जाती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ ही 2-4 सीटें या 1-2 सीटें बच जाती हैं, उनके लिए ही फिर आगे की राउंड में जो है कंपटीशन होता है, काउंसलिंग होती है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अदर देन अगर उत्तर प्रदेश है तो आप अदर देन उत्तर प्रदेश ही रखिएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको रिजेक्शन पहले 3 चरण में देखने के लिए मिलेगा। डीवी आपका रिजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। रिजेक्शन का मोहर लगा के दे देंगे वो सीधे, फिर आगे भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जो यूपी के हैं भाई वो यूपी ही सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप 3 चरण की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या है? पहले नियम नहीं था लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने नियमों में परिवर्तन किया है और उन्होंने बताया है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हम फादर का एक्सेप्ट करेंगे, है ना। यानी आपको जो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है या बनवाना है वो अपने फादर के नाम से बनवाइएगा। यही सर्टिफिकेट आपकी स्कॉलरशिप में भी लगेगा और यही सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी मांगा जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजों में, डीवी सेंटर्स में मांगा जा रहा था 2023 में, और अगर नहीं दे पा रहे थे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जा रहा था, लेकिन 2024 में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए कॉरिगेंडम लिख करके आएगा और आपका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी उसमें ये चीज मेंशन इस बार आने वाला है। तो फादर का यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पर रखना है और उसकी उनकी कुछ इनकम की कुछ बाउंडेशन भी होगा कि इतने इनकम तक के बच्चों का जो है एडमिशन इस तरीके से होना है, और स्कॉलरशिप का जो बाउंडेशन है वो सारी चीजें वो आपका वो यहाँ पर एक्सप्लेन करके देंगे इनकम। तो इनकम सर्टिफिकेट बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फादर का लगेगा। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट इनकम सर्टिफिकेट में ध्यान रखना है, अपना मत बनवा लेना। ठीक है, 10वां नंबर पॉइंट, फी पेमेंट। यहाँ पर कई बच्चे क्या है, साइबर कैफे पे जाते हैं, फॉर्म फिल करवा लेते हैं, फाइनल प्रिंट लेकर चले आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि फी पेमेंट का यहाँ पर आपको जब तक नहीं होगा, फी पेमेंट नहीं होगा, तब तक आपका यहाँ पर जो फॉर्म है वो सक्सेस नहीं माना जाएगा। आप पैसा साइबर कैफे वाले को दे देते हैं या आप खुद सबमिट कर देते हैं, आपका पैसा खाते से कट भी जाता है, लेकिन यहाँ पे सबमिट नहीं हो पाता, फाइनल प्रिंट भी निकल जाता है, लेकिन आपका फाइनली सबमिट नहीं होता है फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फी पेमेंट की अगर बात करें तो आपका यहाँ पर जैसे जैसे स्टेप होता रहता है, जैसे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया तो इस पर टिक करके आएगा, दूसरे में आपने पर्सनल डिटेल भर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा, कम्युनिकेशन डिटेल भर दिया तो इस पे क्लिक कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट्स को आप चेक करेंगे, सबसे लास्ट में डॉट 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 करके यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको एक फी पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिसपे आपको टिक मिलेगा। उसके बाद ही आप ये मानिएगा कि आपका फी जो है कंप्लीट हो गया है। और अगर आप दुकान से भरवा रहे हैं तो आपको ट्रांजेक्शन डिटेल एक मिलेगा और उसमें दिखाया जाएगा कि इतने रुपए का अमाउंट जो है, 300 रुपए का या 200 रुपए का अमाउंट जो है आपका यहाँ पर पेड है इस फॉर्म के लिए, और आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया है। अब ध्यान से सुनिए, जो बच्चे जनरल और ओबीसी के हैं उन बच्चों की जो फीस लगती है वो यहाँ पर 300 रुपए ऑनलाइन पेमेंट होगी, और जो बच्चे यहाँ पर एससी एसटी, ठीक है, के हैं उनकी यहाँ पे 200 रुपए फीस लगती है फॉर्म की। तो यहाँ पर फी पेमेंट में आपको इसका खासा ध्यान रखना है कि जब तक आपका फीस पेमेंट नहीं हुआ तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा, एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और ना ही आपको आगे कोई भी मौका दिया जाएगा, ना ही करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, ना ही फी पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा, और आपका यहीं पे कहानी समाप्त हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगी अगर आप सिर्फ पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो। और इसके अलावा
बच्चा अगर किसी और पॉइंट पे गलती करता है तो उसके पास ये भी मौका नहीं रह पाता कि वो दूसरे किसी कोर्स में जाकर के एडमिशन ले पाए। तो इन पॉइंट्स पे गलती करने का मतलब है कि पॉलिटेक्निक भी गया और साल भी गया, अब नेक्स्ट ईयर ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन जो पॉइंट्स को मैंने आपको बताया है इस पे विशेष ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, सही फॉर्म भरना है, अच्छे से तैयारी करनी है और एग्जाम यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और है भाई, एक चीज और ऐड कर रहे हैं, सबसे मुख्य चीज है तैयारी, है ना। और सबसे मुख्य तैयारी क्यों है, क्योंकि भाई अगर आप तैयारी करेंगे ही नहीं, बिना पढ़े तुक्का मारने के लिए परीक्षा में चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी। तो इस बार जीकअप का सख्त निर्देश है कि जो बच्चे शून्य पाएंगे या जिन बच्चों का बहुत कम नंबर है वो 2023 में भी एडमिशन नहीं पाए हैं और 2024 में भी एडमिशन नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा गलती का मतलब है सीधा बाहर, काउंसलिंग में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, चाहे कोई ट्रिक टिप्स लगा लो, कोई कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे आपका। तो तैयारी ही एकमात्र आपका जरिया है जो आपको यूपी पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत सारे बच्चे कई बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और तुक्का मारने के चक्कर में ही उनका मामला गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, तुक्का के चक्कर में नहीं पढ़ना है। तैयारी करिए प्रॉपर, और इसके लिए फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर सोनू सर क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। डेली लाइव क्लासेस उसको ज्वाइन करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके सब्जेक्ट वाइज और कंबाइंड भी आपका प्लेलिस्ट है, उनको फॉलो करिए और सफलता प्राप्त करिए, अपने प्रवेश परीक्षा में सफलता पाइए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखेंगे। अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों और लगा हो कि सच में कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड सही जानकारी मिली है आपको, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट एंड लाइव सेशन आए तो वो मिस आपसे ना हो। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।